स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड बुक का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो अराउंड आपकी 15 मिनट की बनेगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहला प्रश्न है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, वर्णन कीजिए। यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है ये क्या था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का है। तो देखिए, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह राष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया था। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया था। इसके तहत, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत जो इंडिया है यानी कि जो भारत है वो 2 कौमों का देश है, एक हिंदू एक मुस्लिम। और इस सिद्धांत के तहत इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी जिसे माना नहीं गया था, एवं कांग्रेस ने इस द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध भी किया था, ठीक है। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में आप ये 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, कौन कौन से, किसने दिया था, ठीक है। और इंडिया 2 कौमों का देश है, इसकी मांग को नहीं माना गया, कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया था, ठीक। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले थे। भारतीय विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले थे। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे, लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर एक सरहद की सीमा से दूसरी देश में जाना पड़ा था, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया, जैसे ज़बरदस्ती उनके साथ शादियां की जा रही थीं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, बलात्कार इत्यादि जो अत्याचार था वो महिलाओं पे बढ़ गए थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, धर्म के नाम पर दोनों समुदायों के बीच में बेरहमी से एक दूसरे को मार डालते थे। यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो अपने धर्म के नाम पर एक दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मार दिया करते थे, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हुए थे। चौथा पॉइंट याद रखेंगे, इस हिंसक घटनाओं के बारे में, यानी कि ये जो हिंसक घटनाएं हुई थी इनके बारे में लेखकों ने अपने उपन्यास में, लघु कथाओं में एवं कविताओं में, और फिल्म निर्माताओं ने फिल्मों के माध्यम से इस घटनाओं के बारे में लोगों को बताया, दिखाया, ठीक है। तो भारतीय विभाजन के ये कुछ परिणाम निकले थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला जो प्रश्न है ये 4 मार्क्स का है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसे देखिए प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के समक्ष ऐसी कौन सी 3 चुनौतियां थीं जो सबसे बड़ी रही थी, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, सबसे पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना पहली चुनौती थी। कैसे? भारत एक विविधताओं से भरा हुआ ऐसा देश है जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक, यानी कि चारों ओर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, जाति के लोग, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में सभी लोगों को, सभी राज्यों की लोगों को एकजुट करना और विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी स्वतंत्र भारत के समक्ष, ठीक है। तो पहली चुनौती क्या थी? एकता के सूत्र में बांधना। अगला देखिए, लोकतंत्र स्थापित करना। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार लोगों को दिए तो गए हैं, परंतु समाज जो था वो सदियों से छुआछूत, भेदभाव जैसी स्थिति में रहा है और उन्हें संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे अधिकारों के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना करना या संविधान को व्यावहारिकता में लाना, लागू करना असंभव सा लग रहा था, ठीक है। तो दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करना काफ़ी बड़ी चुनौती रही थी स्वतंत्र भारत के समक्ष। अगली और आखिरी चुनौती थी समूचे समाज का विकास। क्या है? समूचे समाज का विकास। अंग्रेज जो थे वो जाते जाते अपने पीछे एक गरीब व दरिद्र भारत छोड़ गए थे जिसमें लगभग 17% जनसंख्या ही शिक्षित थी एवं संसाधनों व पूंजी का अभाव भी रह गया था।
ठीक है, आपको पता होगा जो भारत था अंग्रेजों के आने से पहले एक सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद गरीब और दरिद्र भारत बन गया था। तो ऐसे में सरकार के द्वारा आर्थिक विकास करने के लिए नीतियां बनाना जो कि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाए, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो तीसरी चुनौती क्या थी? समूचे समाज का विकास करना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां कौन सी थीं? पहली है एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी है लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरी है समूचे समाज का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 मार्क्स का ही प्रश्न है ये भी। रजवाड़ों के विलय से संबंधित भारत सरकार का नजरिया क्या था एवं इसकी समस्या का वर्णन कीजिए। ये 4 या 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। यानी कि जो रजवाड़े हैं इनके विलय से संबंधित भारत सरकार का क्या नजरिया था और रजवाड़ों के विलय से संबंधित समस्या क्या थी। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। देश में लगभग 565 रियासतें थीं। ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा बना हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व यानी कि ब्रिटिश जब भारत को छोड़ के चले जाएंगे तो उसके बाद रजवाड़े स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, इस कड़ी में सबसे पहले यानी कि ये अंग्रेजों ने घोषणा की थी और अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। उसके बाद इस कड़ी में सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ये घोषणा कर दी कि हम भी अपने राज्य को स्वतंत्र रखेंगे, आज़ाद रखेंगे। ठीक है, देश में रजवाड़ों की समस्याओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि देश जैसे टूट जाएगा और इसके 565 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। यानी कि रजवाड़ों का भारत में विलय के लिए एक सहमति पत्र बनवाया गया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, फिर देखिए रजवाड़ों को भारत संघ में शामिल करने के लिए जो सरकार है उसका क्या नज़रिया था। रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरकार का रुख काफ़ी लचीला था। वह कुछ इलाकों को तो स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर में उसने स्वायत्तता दी थी। ठीक है, वहीं सरकार का मानना था, जो सरकार थी उसका मानना था कि विभिन्नताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह जरूरी था। यानी कि कुछ इलाकों को स्वायत्तता देना इसलिए जरूरी था विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए, धर्म जाति के लोग रहते हैं उनका सम्मान करने के लिए और उनकी मांगों को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, छठा पॉइंट है बंटवारे की त्रासदी के बाद देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो गया था। यानी कि ये जो जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे की त्रासदी के बाद भारत जो रजवाड़े हुआ करते थे उनका भारत में विलय होना यह सबसे अहम मुद्दा बन गया था। उस दौरान सबसे अहम सवाल बन गया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने क्या देखा, रजवाड़ों के विलय से संबंधित क्या समस्या थी और भारत सरकार का क्या इसके प्रति नज़रिया रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 मार्क्स का है। राज्यों के पुनर्गठन पर नोट लिखिए। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो किस प्रकार से हुआ था, इस संबंध में आपको एक नोट लिखना है। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही थी। कैसे? देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे नागपुर अधिवेशन से संबंधित। ठीक है, 1920 के कांग्रेस के द्वारा नागपुर अधिवेशन में इस बात को मान लिया गया कि आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन जो है वह भाषा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में क्या मान लिया गया कि आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, आज़ादी और देश के बंटवारे के बाद नेताओं को जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि अगर राज्यों का
भाषा के आधार पर बांटेंगे तो देश टूट सकता है। यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया, बंटवारा हो गया, उसके बाद कई नेताओं को ऐसा लगा कि अगर राज्यों को हमने भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया तो शायद देश टूट सकता है। ठीक है। तीसरा है कि सरकार ने इस मसले को रोकने का प्रयास किया, यानी कि सरकार ने इसको रोकने का प्रयास किया तो स्थानीय नेताओं के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया। ठीक है। अब विरोध क्या क्या किया गया था, किस तरह से किया गया था वो देखिए। सबसे पहले ये जो विरोध था, मद्रास में समस्या बढ़ने लगी। तेलुगु बोलने वाले लोग अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे थे। मद्रास में ये जो समस्या थी कि भाषा के आधार पे जो राज्य उनका पुनर्गठन नहीं होगा, तो मद्रास में एक आंदोलन छिड़ गया इससे संबंधित। क्या कि तेलुगु बोलने वाले लोग एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। वहीं सरकार के इस फैसले को करने में, मतलब सरकार जो थी वो इस फैसले को करने में असमंजस में पड़ी हुई थी कि तभी कांग्रेस नेता श्री पोटी रामुलु के द्वारा एक अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। ठीक है। और जब यह भूख हड़ताल शुरू की गई तो 56 दिन के पश्चात, भूख हड़ताल शुरू करने के 56 दिन के पश्चात भूख हड़ताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और श्री रामुलु पोटी की मृत्यु के पश्चात इस घटना से लोगों में क्रोध बढ़ गया और मद्रास के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। ठीक है। यानी कि जो राजनीतिक लोग हुआ करते थे, जो विधायक थे मद्रास के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। फिर अंत में जवाहरलाल नेहरू जी को मजबूरन आंध्र प्रदेश राज्य बनाने को मंजूरी देनी ही पड़ी, जिसके बाद अन्य राज्य जो थे उन्होंने भी अलग अलग अपने राज्य को बनाने की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट बचेगा इस क्वेश्चन का, वो क्या है, ये सबसे आखिरी है। अब यह तय कर लिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही किया जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी और जिसके तहत ये कहा गया राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 8वां पॉइंट एक बार दोबारा से समझेंगे कि जब ये आंध्र प्रदेश बन गया, उसके पश्चात क्या हुआ। अब यह तय कर लिया गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के तरीकों का पता लगाने के लिए 1953 में एक राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसका कार्य क्या था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किन तरीकों से किया जाए उसके लिए। ठीक है। उसके बाद इसने जो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी और इसके तहत एक राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भारत था उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो बनाए गए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन पर नोट लिखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको पता चल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर 2 की MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।